बेटा ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। बच्चे पूरा पूरा साल कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट में विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। केमिस्ट्री के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि एलिमेंट ए ये है, वो रिएक्ट कर रहा है बी से, सी बना रहा है, सी रिएक्ट कर रहा है डी से, फिर वापस बी बन रहा है। कर रहा होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड के साथ मैच करना होता है। तो हमें लगता है यार इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकती है सीबीएसई। तो फिर क्रिएट होता है पेपर में सेल्फ डाउट, और भयंकर सेल्फ डाउट जब क्रिएट होता है तो सही क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। तो चेक कर लो, ज्यादा बेटर है कि आप उसको एक बार रफ में क्रॉस चेक कर। आग लग जाए, ऐसा एक एग्जांपल ले लो कि आग की लपटें देखी तो थर्मो रिसेप्टर से हीट गई, आइस ने देखा, आवाजें सुनी लोगों की। कितनी फनी चीज है कि ग्रास ऊपर उड़ता उड़ता आया और उसने प्रो का शिकार कर लिया। पेपर में गलतियां करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उल्टा एरो लगाया तो पूरा माहौल बदल जाएगा। हर लिखा भाई नहीं बहन है कि बहन तू चश्मा लगा के आ क्योंकि तेरे को दूर का नहीं नजर आ रहा। चश्मा कौन सा? मायोपिया के केस में कॉन्केव लेंस का चश्मा उसको सजेस्ट। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोगों का आज इंग्लिश का पेपर बहुत जबरदस्त गया होगा। पेपर थोड़ा सा लेंथी था बट पेपर काफी इजी था। अब नेक्स्ट बेटा आपके सामने जो मिशन है दैट इज मिशन साइंस, और 4 दिन के बाद आप साइंस के पेपर को फेस करने वाले हैं। तो इसी को आसान करने के लिए बेटा आज एक काइंड ऑफ वार्म अप सेशन आप लोगों के लिए है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कंप्लीट साइंस के टॉप 54 क्वेश्चंस। बेटा आपको लग रहा होगा कि अभी हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो हम ये 54 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बेटा ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट काफी बार पढ़े हुए हैं और हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे। ऐसा देखा गया बेटा सीबीएसई कई बार एग्जाम्पलर में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के फाइनल एग्जाम में दे देती है। तो मैंने कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में 1 आवर के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये 54 क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाएं। तो मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ एमसीक्यू रहने वाले हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, एक रफ शीट अपने पास रखेंगे, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हर क्वेश्चन के आपको नोट करवाऊंगा वो आप उसमें नोट कर लेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्म अप सेशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डे देन 4 दिन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो आपको चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा ये जो 4 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे की लाइफ में, क्योंकि साइंस का पेपर हर साल कुछ अच्छे चैलेंजेस लेके आता है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आपके आसपास वालों की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है। ब्लीचिंग पाउडर, हमें पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है कलर रिमूव करना। तो डीकलराइजर आपको पता है बेटा, ब्लीच करना मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े में से कलर निकालने के लिए यूज होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं एसिडिटी रिमूव करने के लिए। तो ए का हमारे पास 3rd हो गया, बी का हमारे पास 4th हो गया। देन उसके बाद वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्या पता हमें इन दोनों से ही अपना करेक्ट आंसर मिल जाए। देखो बेटा ए का 4th किस में है, ए का 4th इनमें से, सॉरी ए का 3rd किस में है, ए का 3rd इन दोनों में है। आपको एग्जाम में भी ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगाने हैं। बी का 4th किस में है, बी का 4th किस में है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। आपको बेटा ज्यादा हर एक चीज को मैच करके नहीं देखना। आप जो 4 मैच द फॉलोइंग में से जो आपको श्योर लगता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब सी का क्या है, फर्स्ट है। ये भी बेटा एप्लीकेशन आप अपने पास पेपर में लिख लो कि वॉशिंग सोडा को ग्लास प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। और डी का सेकंड NaCl, आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। क्लोरल्कली प्रोसेस में NaOH जब बनता है तो साथ में H2 और Cl2 भी फॉर्म होती है। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम को बेटा कंट्रोल करके चलना है, अदरवाइज 54 क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे टाइमर ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही, 2 कंटेनर है बेटा। एक कंटेनर है हमारे पास कॉपर का, एक कंटेनर है हमारे पास कॉपर का और एक कंटेनर है हमारे पास एल्यूमिनियम का। क्लियर? उसके बाद वो कह रहा है यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सॉल्यूशन ऑफ किस किस के, HCl का सॉल्यूशन है, HNO3 का सॉल्यूशन है, ZnCl2 का सॉल्यूशन है और वाटर का सॉल्यूशन है।
बेटा आपको ये बताना है आप इन चारों को किस कंटेनर में रख सकते हैं और किस कंटेनर में नहीं। सपोज मैं सबसे पहला कंटेनर लेके चल रहा हूँ कॉपर। अब सोच के बताओ बेटा, कॉपर के साथ HCl रिएक्ट करेगा, कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन होगी, क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर रिएक्शन नहीं होगी तो रख लो बेटा। अगर रिएक्शन नहीं होती, किसी वेसल में आपने किसी एसिड को, किसी सोल्ट को रखा और रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो आप उस वेसल में उसको रख सकते हो। बट अगर कोई रिएक्शन हो रही है तब आप उस वेसल में नहीं रख सकते। इसका मतलब इसमें आप रख सकते हो Cu प्लस HNO3, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। इसका मतलब रख सकते हैं इजीली। Cu प्लस ZnCl2, कोई रिएक्शन नहीं होगी तो रख सकते हैं। Cu प्लस H2O, कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब आप कॉपर के वेसल में आप इन सारे मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। बेटा कॉपर किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में ये काफी लो है, सो इट विल नॉट रिएक्ट। हालांकि जो कॉपर है वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट यहाँ पे क्या आएगा कि इसमें से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप इजीली इसको रख सकते हो। HCl, HNO3, ZnCl2, H2O, ये किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। मतलब फोकाट सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हालांकि कॉपर स्टीम के साथ या मतलब बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग रिएक्शन के साथ ये हीट जब हम करते हैं इसको तो रिएक्शन हो जाती है, बट इसमें आप वो लॉजिक नहीं लगाओगे। दूसरा हमारे पास वेसल कौन सा है? सेकंड वेसल है हमारे पास एल्यूमिनियम का। बेटा एल्यूमिनियम के साथ HCl रिएक्ट कर जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ HCl रिएक्ट कर जाएगा, तो अगर रिएक्शन होगी तो नहीं रख सकते। सिमिलरली HNO3 रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, तो भी हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते। एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, तो हम इसको नहीं रख सकते इस वेसल में, है ना। ZnCl2 प्लस Al नहीं रख सकते क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। और एल्यूमिनियम और वाटर की रिएक्शन, बेटा ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि स्टीम के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, तो हम इसको नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे वाटर दिया हुआ क्योंकि खाली वाटर है तो हम इसको इजीली रख सकते हैं। तो सारा खेल किसका था? रिएक्टिविटी का। मैच द फॉलोइंग, बहुत सिंपल बेटा, बायो का क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एक जगह पे हमारे पास क्या है, एंजाइम्स दिए हुए हैं, और दूसरी जगह पे क्या गिवन है? दूसरी जगह पे गिवन है उसके सोर्सेज बेसिकली, है ना। जो हमारे पास अमाइलेज है वो किससे रिलेटेड होगा? सलाइवा से, बिल्कुल सही, क्लियर। जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किससे रिलेटेड होगा? पैंक्रियास से। बाइल किससे रिलेटेड होगा? लीवर से। और पेप्सिन किससे रिलेटेड होगा? यशिक ग्लैंड से। फटाफट सुन लो, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, लिख लो अपने पास। बाइल का काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, इमल्सिफिकेशन करना। अमाइलेज का काम स्टार्च को कन्वर्ट करना बेटा सिंपल शुगर में, है ना। सिमिलरली ट्रिप्सिन का काम है, जो पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था, ये प्रोटीन है, ये पेप्टोन है, उस पेप्टोन को फर्दर अमाइनो एसिड में तोड़ने का काम किसका होगा? ट्रिप्सिन का होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन, रिएक्शन पूछी हुई है, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक मेटल की रिएक्शन पूछी है कॉपर सल्फेट के साथ, तो Zn प्लस CuSO4, अब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो CuSO4, प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, प्रोडक्ट विल बी ZnSO4 plus Cu, ZnSO4 plus Cu. So this reaction would happen. Aluminium metal is added to dilute hydrochloric acid, Al plus HCl, ये रेशियो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3, और साथ में जो गैस लिबरेट होगी दैट इज हाइड्रोजन। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Ag प्लस CuSO4। बेटा यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे आंसर आएगा नो रिएक्शन, आंसर वुड बी नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन इसके अंदर नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा सिल्वर फिसड्डी मेटल है, कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं बेटा, वार्म अप क्लास है, बट ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ आपने कर रखे हैं और कुछ आप लोगों के लिए नए भी हैं, तो हमें ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम में। On heating, blue colored powder of copper nitrate in a boiling tube, copper oxide oxygen is formed. Balance chemical equation, CuNO3 whole twice, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी आए, इसको हीट किया तो प्रोडक्ट बना CuO प्लस NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन हो गई,
है ना। ये रिएक्शन हो गई हमारे पास, तो यहाँ पे डबल, कॉपर को डबल कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस करनी है तो कॉपर यहाँ पे 2 होता है हमारे पास, 2 कॉपर हो गया, ये 3 इंटू 6 इंटू 8, ऑक्सीजन कितने करने, 2 2 2 6 है, तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये बैलेंस होगी। अगर बैलेंस नहीं होगी बेटा आराम से आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बैलेंस कर लेना, क्योंकि अगर मैं बैलेंस करने पे जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होती है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स, ब्राउन गैस क्या है, NO2, बेटा NO2 एक ब्राउन गैस है, लिखो अपने पास कॉपी में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन, दिस रिएक्शन इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा हीट की प्रेजेंस में कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अब वो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस का क्या पीएच रेंज होगा। क्या मुझे पता है NO2, क्या मुझे पता है कि NO2 एक एसिडिक गैस है, लिख देते हैं। अगर बेटा ये एसिडिक गैस है, अगर ये एसिडिक गैस है, जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास एक एसिड बनेगा, मेरे पास एक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, तो इसकी पीएच रेंज बेसिक एसिडिक की तरफ होगी, तो लेस देन 4 आप बेसिकली लिख सकते हो। वैसे तो लेस देन 7 आएगा एसिड के लिए, बट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनने की पॉसिबिलिटी है, सो यू विल राइट लेस देन 4 इन दिस केस। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को बेटा एक लाइक कर देंगे, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है इसी टाइप का कंटेंट बनाने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन, बेटा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था। हेटेरो एटम्स का मतलब होता है ऐसा कोई एटम, ध्यान से सुनेंगे, हेटेरो एटम मींस ऐसा कोई एटम जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हो। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा मुझे ऑक्सीजन और क्लोरीन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो 1 और 4 किस में है? सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, हेटेरो एटम्स का मतलब होता है ऐसा एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एटम अगर प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो एटम। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X accompanied by the emission of light। बिल्कुल सही है, ये बात हम लिख लेते हैं, ये जो बोल रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न किया ऑक्सीजन में तो मेरे पास बना MgO और डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। ये रिएक्शन तो पहली रिएक्शन है बेटा जो केमिस्ट्री में सीखते हो। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, अब ये जो बर्निंग रिबन है, ये जो बर्निंग रिबन है, इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो। ये रिएक्शन बेटा आपने इग्नोर्ड रिएक्शन है, बट एग्जाम में आई हुई है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2। कैसे बना? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बना Mg3N2। क्लियर? तो क्या लिख रखा, बर्निंग रिबन इज इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड Y, तो ये मेरे पास बन जाता है कंपाउंड Y। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y, तो X मेरे पास क्या है, X है मेरे पास MgO, Y मेरे पास है Mg3N2। लिखो बेटा कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कह रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, X को वाटर में डिसॉल्व करना है ना। X क्या है हमारे पास, MgO। तो जैसे ही बेटा हम MgO को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो दिस वुड बी द, देखो कोई भी ऑक्साइड बेटा एसिडिक है या बेसिक है, इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। वाटर से रिएक्ट कराने के बाद अगर मेरे पास बेस बनता है तो मेरे पास जो ऑक्साइड है वो बेसिक था, और अगर मेरे पास एसिड बनता है तो वो ऑक्साइड कैसा था, एसिडिक था। नेक्स्ट वन, अब वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग। बेटा बहुत सारे मैच द फॉलोइंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। देखो हालांकि ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चन हाई लेवल के भी हैं, तो हम पहले बेसिक लेवल के कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के भी कराऊंगा, बट ऐसा देखा गया बेटा सीबीएसई फाइनल एग्जाम के अंदर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली हाई लेवल होता है एनसीईआरटी का, इसके अंदर आपका बहुत ही हाई लेवल मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करा जा रहा है कि आपको कितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। हालांकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटेड क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बेटा,
इसको मैच करना है हमें एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन। पहले तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। क्या मेरे पास ये एसिड है? बिल्कुल है। ये एक बेस है? बिल्कुल है। तो एसिड और बेस क्या बना रहे हैं? सोल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन क्या होगी? बी रिएक्शन मेरे पास होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके ऑप्शंस भी थे बट मैंने ऑप्शंस हटा दिए ताकि हम एक एक चीज डिस्कस कर लें। क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा होगा आपको। निकल की प्रेजेंस में बेटा हाइड्रोजनेशन, फैट इंडस्ट्री में घी बनाने वाला जो प्रोसेस था दैट इज एडिशन। और ये जो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा जिसके अंदर एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है दैट इज एस्टरिफिकेशन। अब ये रिएक्शन अभी तो मैच द फॉलोइंग में है बट एग्जाम में हो सकता है कैसे आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि आपको इस रिएक्शन के बारे में लिखना आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस रिएक्शन को लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट वन, आपको क्या करना है? कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के साथ मैच करना है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही। क्या ये बात हमें पता है? बिल्कुल पता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? एक्सक्रीशन से। फ्लोएम का कनेक्शन है ट्रांसलोकेशन। बेटा ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, बच्चे पूरा पूरा साल कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट होना प्लांट में विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। खाना बेटा लीफ में बना फोटोसिंथेसिस से, अब लीफ से खाना पूरी प्लांट की बॉडी में जब फैलेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और लास्ट हमारे पास बचा वेन्स। वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सी ऐसी वेन है जो एक्सेप्शनल केस है, तो आंसर है पल्मोनरी वेन। क्लियर? तो ये मैच द फॉलोइंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखो अलग सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता है बट क्वेश्चन अलग है। क्लाउडी डेज पे मुझे बताओ क्या क्लाउडी डेज पे सनलाइट होगी? क्या सनलाइट होगी? नहीं होगी। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ। नो रेनफॉल इन द एरिया। बेटा वाटर तो बहुत ही जरूरी है। अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी प्लांट के पास तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, मतलब खाद बहुत अच्छी है बेटा। अगर न्यूट्रिएंट सॉइल में अच्छे हैं, अगर बेटा न्यूट्रिएंट सॉइल में अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस भर भर के होगी। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल में उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड, ये क्वेश्चन आपने सीबीएसई में भी देखा बेटा। अगर स्टोमेटा ही ब्लॉक हो जाएगा, अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी, क्योंकि बेटा स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अगर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट के अंदर नहीं हो रही तो प्लांट बेटा CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स। बेटा ग्रीन प्लांट्स के अंदर याद रखेंगे जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है दैट इज चार्ज। और अगर यही इंटरनल एनर्जी रिजर्व हमारे अंदर पूछते तो दैट इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एन एलिमेंट ए रिएक्ट विद, बेटा केमिस्ट्री के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि एलिमेंट ए ये है, वो रिएक्ट कर रहा है बी से, सी बना रहा है, सी रिएक्ट कर रहा है डी से, फिर वापस बी बन रहा है। बेसिकली ये जो रिडल टाइप के क्वेश्चन है बेटा ये बहुत कम टाइम में आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो आप ट्राई करेंगे एग्जाम में कि अगर आपसे सोल्व होता है तो आप करेंगे, अदरवाइज और के नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि और के नीचे एक क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। बट अगर आपकी केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस अच्छे से क्लियर है तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी। अब एलिमेंट ए कंपाउंड बी बना रहा है और बी जो है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो मेरे पास एलिमेंट ए हो जाता है, मेरे पास एलिमेंट ए हो जाता है कैल्शियम। जब मैंने कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास बना CaOH ट्वाइस, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है ये जो कंपाउंड बी बना वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, बिल्कुल सही, व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है। अब कंपाउंड बी को हीट किया तो ऑक्साइड बनेगा। जैसे ही इसको हम हीट करेंगे ना तो हमारे पास ऑक्साइड बनेगा CaO, ये बन गया ऑक्साइड C। और फिर वो कह रहा है ऑक्साइड C को वाटर से रिएक्ट करा दो। ऑक्साइड C को वाटर से जब रिएक्ट करवाएं तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? फिर से हमें मिल जाएगा वही सेम B मिल जाएगा। होती है ये रिएक्शन भी, CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस, तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से आपने आइडेंटिफाई A, B एंड C करना है और उसकी रिएक्शंस लिखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसके अंदर क्योंकि कुछ रिएक्शंस इसमें से नहीं होंगी आपके लिए। चलो, एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3। एक एलिमेंट का ऑक्साइड गिवन है व्हिच इज एसिडिक इन नेचर।
क्या ये बात हमें अच्छे से पता है? क्या ये बात हमें पता है कि अगर कोई ऑक्साइड, मेरे साथ साथ बोलेंगे, अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक है, बेटा याद रखेंगे, अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक है तो इसका मतलब वो ऑक्साइड किसका है? मेटल का ऑक्साइड है। और अगर कोई ऑक्साइड बेसिक है तो वो ऑक्साइड किसका होगा? सॉरी, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेटा वो एसिडिक होता है, और मेटल का जो ऑक्साइड होगा that would be basic in nature. So an element forms an oxide A2O3 which is acidic in nature. Identify A is metal or non-metal. तो अगर ये एसिडिक है बेटा तो ये नॉन मेटल है, तो आंसर वुड बी इट इज अ नॉन मेटल। अगर ऑक्साइड हमारे पास बेसिक होता तो मेरे पास जो एटम होता जिसका वो ऑक्साइड है तो उसको हम मेटल बोलते। एमबी से याद रख लेना, ये बहुत बार करवाया, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ऑन ट्रीटमेंट 3 मेटल, अब 3 मेटल है बेटा एक्स वाई एंड जेड। एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाई विद हॉट वाटर, जेड विद स्टीम ओनली। अब मुझे पता है एक्स जो है बेटा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जैसे वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो अभी तक नहीं देखी बेटा जाके वो वीडियो चेक करो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में वन शॉट में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अगर कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो वो किससे रिएक्ट कर जाता है? ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। वो कहता है कि भाई मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, मैं ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाऊंगा, इसमें कैल्शियम भी आ जाता है। वाई जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, बेटा मैगी से याद करवाया था, मैगी गर्म पानी में बनती है, सो मैग्नीशियम याद रखना है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। जेड विद स्टीम ओनली, तो जेड स्टीम के साथ, एल्यूमिनियम, आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपको ये लिख देने थे। एंड ऑल्सो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सबसे कम रिएक्टिव पहले, फिर उसके बाद वाई, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव एक्स। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? एक्स। तो ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। जेड वुड बी लीस्ट रिएक्टिव, देन वाई रिएक्टिव होगा, देन एक्स वुड बी एक्सट्रीमली रिएक्टिव। अगला फिर मैच द फॉलोइंग, बेटा बहुत सारे मैच द फॉलोइंग मुझे मिले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग मिले, तो ध्यान से इसको देखेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर बेसिकली रिलेटेड विद स्मेल, तो ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड विद नोज, थर्मो इज रिलेटेड विद स्किन, है ना, थर्मो टेम्परेचर, गस्टेटरी विद टेस्ट, टेस्ट के लिए टंग गिवन है, बिल्कुल गिवन है, इट इज रिलेटेड विद टेस्ट। एंड फोटो रिसेप्टर्स आर रिलेटेड विद लाइट, ये आई में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये याद रख लो। देखो ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, हमारे नाक के अंदर होंगे, सिमिलरली टच वाले हमारे स्किन में होंगे थर्मो रिसेप्टर, टेस्ट वाले टंग में होंगे गस्टेटरी रिसेप्टर, विजन वाले आई में होंगे दैट इज फोटो रिसेप्टर। चलिए बेटा, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट एक्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ रखा है। देखो अब वो कह रहा है जिंक एक्स को मेनली हमने ढूंढना है कि एक्स क्या है। मुझे बताओ अगर कोई बेटा जिंक मेटल है, मेटल के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? या तो वो एसिड होगा, या तो वो एसिड होगा, या वो बेस होगा। अब सेकंड पार्ट में बेटा अगर मैं इसको एसिड मान लेता हूं, तो एसिड प्लस एसिड तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब जो ये एक्स है वो बेस है, तो मेरे पास एक्स क्या आ जाएगा? NaOH आ जाएगा। अब करके देखते हैं क्या ये NaOH से सोल्व हो रही है रिडल। देखो NaOH प्लस Zn, प्रोडक्ट बनेगा Na2ZnO2, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही। अब NaOH क्योंकि एक बेस है, ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर NaCl प्लस H2O, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा NaOH अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaOH प्लस CH3COOH, बना मेरे पास क्या? ये बनता है मेरे पास CH3COONA प्लस H2O, है ना, CH3COONA प्लस H2O। बेटा दिमाग लगा के आपने सोल्व करना है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से एक्स को आइडेंटिफाई करना है और इसकी तीनों रिएक्शन लिखनी है। अब सोचने की बात बेटा ये है, अगर आपने इसको गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो गलत आइडेंटिफाई करते ही आपकी रिएक्शंस गलत और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। तो आपको सोचना है कि एक्स एसिड हो सकता था या बेस। तो जब हमने इसको बेस कंसिडर किया तो सारे के सारे पार्ट इसके इजिली हो गए। और अगर एग्जाम में आएगा बेटा एग्जैक्ट उठ के आएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान में ये रखना कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने पास लिख लोगे कॉपी में। हाँ जी, फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया बेटा, कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की, आंसर आप निकालोगे, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ क्या है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर, बेटा 8 और 8
क्या पैरेलल में है, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4। सोल्व भी करके देख लेना बेटा, 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/r। 8 और 8 का एलसीएम 8, सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। 2/8 आएगा, उल्टा करेंगे 8/2 4। ये वैसे भी याद रख लो बेटा, जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं ना, जैसे 8 8 का 4 होता है, 10 पैरेलल में हो तो उसका 5 होगा, तो 4 आ गया। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, बेटा 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो वही होगा जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें एक बात पता है, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। अब पूरे सर्किट के अंदर अगर मुझे करंट निकालना है तो आई निकालने के लिए मुझे पूरे सर्किट का क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कितनी है, 8 है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी चाहिए, इनका रेजिस्टेंस कितना है, 4। 4 के साथ बेटा ये कितना है, सीरीज में, तो 4, इसका भी 4, तो 8 हो गया। तो 8 और 8 करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, बेटा 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के अक्रॉस निकालने के लिए मुझे करंट चाहिए, करंट और आर चाहिए। करंट अभी हम निकाल चुके हैं, 4 ओम के अक्रॉस कितना है, 1 है। 4 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, हमने क्या निकाल लिया, 4 ओम निकाल लिया ना पोटेंशियल डिफरेंस। पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V इंटू आई। 4 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 4 है, करंट कितना है, 1 है, तो पावर कितनी आ जाएगी, V इंटू आई, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 वाट। डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग इफ एनी, एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस, बेटा A1 और A2 की रीडिंग में क्या फर्क आएगा, ये आपको बताना है। बेटा क्या A1 और A2 की रीडिंग में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, नो, कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज सीरीज में करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बेटा ये A1, इस वायर के देखो, ये पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम है ना, तो जो रीडिंग A1 में आएगी वही रीडिंग A2 में होगी, सो नो चेंज विल बी देयर। चलो बेटा नेक्स्ट वन, अगेन मैच द फॉलोइंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और कोशिश है बेटा सीबीएसई की तरफ से जो पेपर आएगा, मतलब आप देखोगे एमसीक्यू के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग मिलने वाले हैं। चलो, पैरासिटिक, इनमें से पैरासाइट कौन सा है, लीच एक पैरासाइट है, इसको मैच कर दिया। ऑटोट्रॉप, ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप, बिल्कुल सही। हिट्रोट्रॉप्स कौन होगा, डियर। और पैरासिटिक कौन सा हो जाएगा, जब पैरासाइट हमारे पास हो गया, हेटरोट्रोपिक हो गया, ऑटोट्रोपिक हो गया, डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल, इट वुड बी पैरामीशियम। क्लियर, तो बेटा ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग करने आने चाहिए, अगर आपको बेसिक भी क्लियर है तो आप इजीली मैच द फॉलोइंग कर पाओगे। क्लियर, तो एक साइड पे बेटा 4 चीजें थी, दूसरी साइड पे 4 चीजें हैं, तो आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बेटा कितनी बार एग्जाम में आया है और बच्चों ने कितनी बार इसको गलत किया है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी बेटा बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, पहली बात अपने पास ये क्लियर करना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो, जिसकी खुद की क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन। अब किसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, बेटा खुद की ऑक्सीडेशन किसकी होगी, खुद की ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन उससे छीनी जा रही हो। चलो देखते हैं, पहले इसको ना मैच कर लेते हैं। NH3 का जो, देखो हमने क्या करना होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड के साथ मैच करना होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड के साथ मैच करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, O2 किसके साथ मैच हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और NH3 किसके साथ मैच हो रहा है, NO के साथ। मुझे बताओ NH3 की हाइड्रोजन छीन ली गई, NH3 की हाइड्रोजन छीन ली गई तो H माइनस यहाँ पे लिख देंगे। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड कर दी गई तो H प्लस लिख देंगे। अब मुझे सोच के बताना, इनमें से किसकी हाइड्रोजन छीनी गई है, NH3 की, मतलब NH3 की हाइड्रोजन छीनी, मतलब NH3 की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बेटा NH3 की हाइड्रोजन छीन ली ना, तभी तो वो हाइड्रोजन छीन के NO बन रहा है, तो NH3 की क्या हो रही है, NH3 की हो रही है ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, NH3। सिमिलरली यहाँ पे देखो F2 से क्या बन रहा है, F2 से बन रहा है हमारे पास HF। F2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब इसकी तो रिडक्शन हो रही है,
H2 में से H2O से क्या बना, HOF बना, इसकी हाइड्रोजन छीन ली गई। देखो इस बेचारे की हाइड्रोजन छीन ली गई, खचमच मच गई है बहुत, पर तुम आराम से सॉल्व करोगे हो जाएगा। हाइड्रोजन बेचारे की छीन ली, मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। इसके अलावा बेटा जो बचे हुए दो पार्ट हैं वो अगर आप खुद करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बट मैं फटाफट से बता देता हूँ। CO से बना CO2, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो H2, O2 में हाइड्रोजन ऐड हुई, तो हाइड्रोजन ऐड अगर O2 में हो रही है तो इसकी तो रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन इसकी हुई, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ध्यान में रखना है, किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर किसी में बेटा ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन छीन ली गई है उससे, तो उसकी होगी ऑक्सीडेशन। किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन छीन ली गई है तो उसकी होगी रिडक्शन। जो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो कह रहा है पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, P इज इक्वल टू 1/f। तो हम क्या लिखेंगे, दे शेयर अ इनवर्स रिलेशनशिप, दे शेयर अ इनवर्स रिलेशनशिप। यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज 20 एंड, दो लेंसेज है बेटा, एक का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक का फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, विच विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। तब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पावर। तो क्या है इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा होगी, बेटा पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम है। बहुत सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट बच्चे कंफ्यूज हो गए थे पेपर में, एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो इन दोनों में से फोकल लेंथ किसकी कम है, बेटा फोकल लेंथ कम है 20 की, तो 20 की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। अब कोई बच्चा कहेगा ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का क्वेश्चन था, कैसे पता चला बेटा। आपको 20 और 40 प्लस माइनस में गिवन है, प्लस में गिवन है, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये प्लस है। तो इस वजह से कन्वर्जेंट पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, पेपर में होता है बेटा, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। जब आप सिंपल क्वेश्चन देखते हो ना तो हमें लगता है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकती है सीबीएसई, तो फिर क्रिएट होता है पेपर में सेल्फ डाउट। और भयंकर सेल्फ डाउट जब क्रिएट होता है तो सही क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। तो चेक कर लो, ज्यादा बेटर है कि आप उसको एक बार रफ में क्रॉस चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग, बिल्कुल सही है। एक फूड चेन बना लेते हैं, मान लो एक ग्रास है, देन उसके बाद ग्रास हॉपर है ना, ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग है। अब फ्रॉग के बाद कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है ग्रास हॉपर, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया तो एनर्जी कहां से कहां जा रही है, ग्रास हॉपर से एनर्जी जा रही है फ्रॉग में। तो क्या ग्रास हॉपर प्रोड्यूसर है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोड्यूसर बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, बिल्कुल है बेटा, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो सी होना चाहिए, फिर भी डी देख लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर। ये तो बेटा मजाक हो गया एक, है ना, बहुत तगड़ा मजाक हो गया। अगर कोई डी ऑप्शन करके आता है इसका मतलब क्या है कि फ्रॉग को ग्रास हॉपर ने खा लिया। मतलब सोच के देखो, इतनी फनी चीज है कि ग्रास हॉपर उड़ता उड़ता आया और उसने फ्रॉग का शिकार कर लिया। पेपर में गलतियां करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, उल्टा एरो लगाया तो पूरा माहौल बदल जाएगा। तो आपको याद रखना बेटा, एरो हमेशा ताकतवर ऑर्गेनिज्म की तरफ लगेगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बेटा कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी फॉर्म में देखा होगा। आपके पास क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन के अंदर हमें एक बात याद रखनी है कि हमेशा इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है डेंड्राइट से एक्सोन टर्मिनल और एक्सोन टर्मिनल से अगले वाले डेंड्राइट पे। तो यहां देखो, यहां से सिग्नल आया, यहां से, एक मिनट, डेंड्राइट से जाना चाहिए ना सिग्नल, ये तो गलत ही हो गया। एक डेंड्राइट से सिग्नल दूसरे डेंड्राइट में जा ही नहीं सकता, है ना। एक बार इसको साइड में कर देते हैं टाइमर भाई साहब को। और ये भी गलत है, ये दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। इन दोनों में से सही देखना कौन सा। बेटा देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, इंफॉर्मेशन एक्सोन टर्मिनल पे आई, ये सही है। इसमें क्या गलती है, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, डेंड्राइट ने रिसीव करी, ये गलत है ना। डेंड्राइट ने रिसीव करी, रिसीव करने के बाद एक्सोन टर्मिनल पे आई। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये एक्सोन टर्मिनल से ये एरो गलत है। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। आराम से बेटा इस डायग्राम को देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों ऑप्शन सी करेक्ट है। इंफॉर्मेशन बेटा डेंड्राइट रिसीव करता है, एक्सोन के थ्रू मूव करती है, फिर वो जाती है एक्सोन टर्मिनल पे, और एक्सोन टर्मिनल से ये इस पे पास होती है, एक्सोन टर्मिनल से पास होती है नेक्स्ट वाले पे।
चलिए बेटा, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये ना कंफ्यूजन होती है, एक बार चेक कर लें कि हमारे पास कितने क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा। अभी 50% ही क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलो सामने देखते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पेयर पूछा है, तो हमारे पास जाइगोट के पास कितने होंगे, 46 होते हैं। जाइगोट क्या होता है, 2 1 होता है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा। 46 में से 44 प्लस क्या होता है, 44 प्लस 2 मतलब 22 पेयर हमारे पास होते हैं ऑटोजोम के, और 1 पेयर होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम का। और वो पेयर क्या हो सकता है, एक्स एक्स, एक्स वाई, है ना, बताया था ना, रिंका रिंकी वाला कॉन्सेप्ट। लड़की होगी तो एक्स एक्स, लड़का होगा तो एक्स वाई। पेयर पूछा तो 1 पे टिक करेंगे। कई बच्चे बेटा पेयर नहीं पढ़ते हैं, 1 पेयर। अगर नंबर पूछते तो 2 आता, पेयर पूछा तो 1 आएगा। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग अगेन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ एक ही स्लाइड में है, फटाफट से इसको मैच कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होगा, कर्ड में प्रेजेंट होगा। एसिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट होगा, विनेगर में प्रेजेंट होगा। सिट्रिक एसिड बेटा लेमन में, पता है तुम्हें। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। ये याद रखना है बेटा, ये चारों के चारों एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आप कहोगे कि कंफ्यूजन होगी। चलिए बेटा, मैच द फॉलोइंग, पीओपी। 1 मिनट, अगर कोशिश करते हैं, अगर ये ऊपर हो जाए तो, हाँ हो जाता है। चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, पीओपी को मैच करना, कर ले पीओपी को मैच। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, और ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, है ना। बड़ा ही चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन था, बड़ा ही चिंदी सा क्वेश्चन था। और ये चिंदी क्वेश्चन उनको लगेगा बेटा जिन्होंने सारे साल मेहनत करी है। कईयों के लिए तो यही क्वेश्चन भी नया लग रहा है, तो कोई बात नहीं। अब 4 दिन है बेटा, 4 दिन बहुत मेहनत कर लोगे तो बहुत चीजें बढ़िया हो जाएंगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन, वो कह रहा है रियर व्यू मिरर में एक इमेज बन रही है। रियर व्यू मिरर में बेटा याद रखेंगे, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, है ना। सीधी का मतलब कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताओ कि जो अगर इसकी मैग्निफिकेशन देखे बेटा, छोटी इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। छोटी इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पे लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1, मोर देन 1 नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो लेस देन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। A student sitting at the back of the classroom cannot read clearly the letter written on the blackboard। बेटा दूर का नहीं दिख रहा, दूर का ना दिखे तो मायोपिया, है ना। आप क्या एडवाइस देंगे उसको, ये एडवाइस देंगे कि भाई चश्मा लगा के आप, अच्छा हर लिखा हर लिखा, भाई नहीं है बहन है, कि बहन तू चश्मा लगा के आ क्योंकि तेरे को दूर का नहीं नजर आ रहा। और चश्मा कौन सा, मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस का चश्मा उसको सजेस्ट करेंगे। रे डायग्राम बेटा मायोपिया का बहुत बार बता रखा है, तो ये रे डायग्राम आप इजीली बना लेना कि इमेज को कुछ भी करके रेटिना पे बनाना है, हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ताकि इमेज कहां बन जाए, रेटिना पे। अगला क्वेश्चन तो बेटा डायरेक्ट बोर्ड में आ रखा था पिछली बारी। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन है। क्या मुझे पता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। बच्चों ध्यान से समझना, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन हम लेते हैं करंट की। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस केस में ऊपर होने वाली है। जो डायरेक्शन प्रोटॉन की होती है पॉजिटिवली चार्ज की, वही होती है करंट की। तो दोनों ही केसेस में करंट कहां है, ऊपर की तरफ। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। और पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी प्रोटॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन भी सेम ही लेते हैं। तो अब दोनों केसेस में करंट ऊपर है, तो बहुत सिंपल रूल लगेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। करंट क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, बेटा फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपवर्ड है, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थंब किधर जाएगा, थंब जाएगा इनवर्ड। इस केस में भी थंब इनवर्ड जाएगा, इस केस में भी इनवर्ड जाएगा। फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये पिछली बार के पेपर में आ रखा बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था। तो क्यों इनवर्ड हुआ बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर तो थंब जाएगा इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। Which of the following is not involuntary? बेटा पेपर में जब भी नोट आए ना तो पेंसिल से सर्कल कर लेना, क्वेश्चन पेपर पे ही ये सर्कल कर लेना, क्योंकि कई बार पेपर में लिखा होगा नोट और आप पढ़ नहीं पाओगे उसको। इनवॉलेंट्री मतलब, इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, जो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम ना करे,
वॉलेंटरी मतलब मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे, बट नॉट एन इनवॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरी, जो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग वॉमिट मर्जी के अकॉर्डिंग होती है, नहीं। सलाइवा मर्जी के अकॉर्डिंग, नहीं। हार्ट बीट मर्जी, च्यूइंग मतलब जब हम चबाते हैं तो वो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग च्यू करते हैं, तो च्यूइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ हाई ट्रॉपिक लेवल विच फीड्स ऑन द सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कह रहा है हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है जो उसके नीचे हैं। एक ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो फूड चेन होता, अब बहुत सारे टाइप के हैं तो क्या हो जाएगा? फूड वेब विल बी द आंसर। बेटा फूड वेब पता ना, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं खाने के, सो दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। इन टोबैको प्लांट द मेल गैमेट हैव 24 क्रोमोसोम। देखो टोबैको प्लांट के पास क्या, मेल गैमेट के पास, ये मेल गैमेट है मान लो टोबैको का। वैसे तो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बट तुम्हारे लिए मैं ये स्पर्म की फॉर्म में बना रहा हूं। तो कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है गैमेट में, और गैमेट होता है हैप्लोइड। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फीमेल गैमेट? इक्वली होंगे, 24 ही होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो 40। तो बेटा कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, जो हम बार बार कहते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आपका मेन लेवल चेक कर रहे हैं कि क्या आपने रट्टा लगाया हुआ है, समझ के किया। बेटा जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जितने भी होंगे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको जाइगोट निकालना है तो आपको क्रोमोसोम नंबर को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल? अब यहाँ पे बेटा रोल बताना है जो एरो के ऊपर लिखे हैं। निकल इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अगर बड़ी क्लासेस में जाओगे बेटा तो निकल क्या कर रहा है? इस रिएक्शन को ना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। इस रिएक्शन को होने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, तो एक कैटलिस्ट की भूमिका तो निभा रहा है। ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन को अक्कर करने के लिए। नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या हमें पता है ये जो वाटर निकला है बीच में, तो ये वाटर इसी की वजह से निकला, सो दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। KMnO4 बेटा ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है, सो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछली वीडियो में भी बताया था इसका एक भाई भी होता है K2Cr2O7, इसका एक भाई भी होता है बेटा K2Cr2O7। तो तीनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शंस ने पूछी तो इन रिएजेंट्स का फंक्शन पूछ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करेंगे इसको। Which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? रेनबो बनाने के लिए कौन सा इनमें से रिस्पॉन्सिबल है बेटा? रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। बेटा TIR ना, कई बच्चे TIR को सही कर देते हैं, TIR भी सही है, बट क्योंकि परफेक्ट आंसर इंटरनल रिफ्लेक्शन है। TIR डायमंड में होती है, तो मैं बताया था कि जो डायमंड है वो चमकता क्यों है? वो लाइट उसके अंदर जाके मल्टीपल टाइम टक्कर खाती है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट हमारा जो आंसर होगा वो इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला होगा। दिस वुड बी द आंसर, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये याद रख लो बेटा, बहुत बार आया हुआ CBSE में, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट आर द फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर द रेनबो फॉर्मेशन? सो दीज आर द 3 फिनोमेना। फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन, बेटा बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। पांचों का फंक्शन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बेटा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, और याद है तुम्हें अगर इसकी कमी हो जाए तो गोइटर होता है। इंसुलिन शुगर लेवल मेंटेन करता है, शुगर लेवल, इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है, जिसको शुगर बोलते हैं। एड्रेनलिन बेटा बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, जितने भी क्विक रिस्पॉन्सेज हैं वो कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनलिन। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली क्या है? ग्रोथ करवाएगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, मसल की डेवलपमेंट कराएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा बोना पैदा होता है, ये बोना रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। याद होगा आपको ड्वार्फिज्म, और अगर ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म। टेस्टोस्टेरोन बेटा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो मेल के अंदर होने वाले सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो, स्पर्म बनना हो, मेल की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो, वो सब कौन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, हमारे अंदर ना 2 सिस्टम्स पैरेलली चल रहे हैं, एक है न्यूरल कंट्रोल और एक है हार्मोनल कंट्रोल, है ना। 11th क्लास के अंदर ये 2 अलग चैप्टर्स भी हैं, बट 10th क्लास के अंदर हमें एक ही चैप्टर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर दोनों के बारे में बताया। अब हम समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, आप कहीं पे जा रहे थे और सडनली आपके ऊपर किसी डॉग ने अटैक कर दिया ना, आप एक्टिवा पे जा रहे थे मजे से गाना गुनगुनाते हुए, एंड सडनली एक डॉग ने आपके ऊपर अटैक किया। तो उस टाइम पे आपके ये दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक सिस्टम काम करेगा,
सबसे पहले क्या हुआ, आपने डॉग को आते हुए देखा, उसकी आवाज सुनी, उसके भौंकने की आवाज सुनी, ये सारी सिग्नल आपके ईयर से ब्रेन तक गया, आईज से ब्रेन तक गया, तो यहाँ कौन सा सिस्टम काम में आया, यहाँ सिस्टम आया नर्वस सिस्टम। क्लियर। जब ये सिग्नल ब्रेन को गया तो ब्रेन ने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने थे, तो ब्रेन ने सिग्नल कहां भेजा, एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस कर दिया एड्रेनलिन हार्मोन, इसको आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हो, और ये एड्रेनलिन हार्मोन ने आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस ले आए। आपको एकदम से हार्ट बीट तेज होगी, पसीने छूटने लग गए, है ना, एनर्जी रश आया। तो यहाँ पे बेटा दोनों हार्मोन्स ने साथ में काम किया। आप पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको एग्जाम्पल से रिलेट करके बताओगे। सडनली किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, तो ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो कि आग की लपटें देखी तो थर्मोरिसेप्टर से हीट गई, आइस ने देखा, आवाजें सुनी लोगों की, तो ये सारा न्यूरल कंट्रोल में आएगा। फिर बॉडी के अंदर बेटा जो एनर्जी रश हुआ सडनली, वो किसने किया, हार्मोनल कंट्रोल ने। तो एक अकेले से पॉसिबिलिटी है ही नहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाए। एक्चुअल में बेटा ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों भाइयों की हेल्प से आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैनेज होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। बेटा स्काई ब्लू क्यों करता है, स्कैटरिंग आएगा। अब स्कैटरिंग कहां पे लिखा हुआ है, ब्लू एंड लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन, ये आएगा बेटा, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स। तुम्हें पता है बेटा विबग्योर में से वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, वेवलेंथ वेलोसिटी सबसे कम, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। बेटा देखो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट निकले। क्या हमें पता है कि जब भी हम NaOH को, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता था। एक क्वेश्चन था कि हम एसिड को वाटर में मिलाएं या वाटर को एसिड में, क्योंकि मैं कहता था ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, इतनी हीट निकलेगी कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये दोनों तो हो गए एक्सोथर्मिक, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, हमेशा याद रखना बेटा, फेरस सल्फेट या किसी की भी डीकॉम्पोजिशन थर्मली कर रहे हो तो हीट देनी पड़ रही है ना, उसको हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है, तो ये हो जाएगा एंडो। तो फर्स्ट वाला एंडो, ये दोनों एक्सो। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि वेसल ठंडा हो जाता है। तुम्हें याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया था, शायद हिडन जेम्स में था, कि अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो वेसल कोल्ड हो जाता है। मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट और फोर्थ एंडो और बीच वाले दो क्या हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक। नेम द फॉलोइंग, द प्रोसेस इन द प्लांट लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। बेटा फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, फोटोट्रॉप्स। द सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट। बेटा सेल का ऑर्गेनेली पूछा हुआ है, 9th की नॉलेज है, ऑर्गेनेली पढ़े थे ना। सेल दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर को सराउंड करने वाले, देख लेते हैं इस स्टोमेटल पोर को, स्टोमेटल पोर ये होती है पोर, तो सराउंड करने वाले सेल्स हो जाएंगे गार्ड सेल। तो आंसर वुड बी गार्ड सेल। एपिडर्मल सेल मत लिख देना बेटा, पोर को, स्टोमेटल अपर्चर को सराउंड करने वाले पूछे, गार्ड सेल को सराउंड करने वाले एपिडर्मल सेल होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर को सराउंड करने वाले पूछे हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद ना बना पाए, जो अपना खाना खुद ना बना पाए, हेटेरोट्रोप्स। एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट एक्ट ऑन प्रोटीन, बेटा स्टमक में रिलीज होने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। पेप्सिन तुम्हें पता है ना क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन को, बड़े बड़े प्रोटीन को चंक्स में कन्वर्ट कर देता है, उन चंक्स को बोलते हैं पेप्टोन। सो द प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन। अब वो कह रहा है एक पर्सन है, ये अगेन क्वेश्चन है बेटा पावर का, -4 पॉइंट करेक्शन फॉर हिज विजन, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट शी इज सफरिंग फ्रॉम। बेटा माइनस है ना, माइनस का मतलब हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस अगर उसने लगाया तो इस बहन जी को क्या है, इसको मायोपिया की प्रॉब्लम है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, बेटा फोकल लेंथ निकालना है तो P = 1/f होता है, वेयर f इज इन मीटर। तो हम क्या करेंगे, f इज इन मीटर इज इक्वल टू 1/पावर -4.5। इसको सोल्व कर लोगे 10/45, सोल्व करके आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस में बता चुका हूं, कॉनकेव लेंस। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 कंपाउंड भी, बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो ध्यान से, ये जो है उसको H2SO4 से हीट कर रहे हैं तो B बन रहा है, विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंपाउंड C। चलो ये ना मेरे हिसाब से बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 जब आ गया ना, तो समझ जाना कि हमारे पास ये क्वेश्चन वो वाला है 443 कंसंट्रेटेड H2SO4 की यही रिएक्शन मेनली आपने पढ़ी है, डिहाइड्रेशन। 1 mole of compound C on combustion form 2 mole of CO2 and H2O, identify the compound and write down the chemical equation। देखो बेटा पहला मेरे पास क्या है, 443 के इधर क्या होता है, रिएक्टेंट साइड पे अल्कोहल होता है ना, तो मैं लिख देता हूं CH3CH2OH।
बिल्कुल सही। इसके ऊपर मैंने डाल दिया H2SO4, डिहाइड्रेशन हुई, 443 इन्होंने मेंशन नहीं किया था पर मैं लिख लेता, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, बिल्कुल सही। फिर वो कह रहा है जब इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डालिए, मोल वोल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो बनेगा मेरे पास क्या, तो बनेगा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, C बन गया, बिल्कुल सही, ये B बन गया, ये A है। फिर वो कह रहा है सी को जब कंबशन किया तो CO2 और H2 बनेगा, इसको फूक दो बेटा, फूकोगे तो CO2 और H2 बनेगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B एंड C एंड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। अब ना एक गलती मेरे को रियलाइज हुई है बेटा, ये मोल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नहीं गिवन थे, ये मोल आपको ये बताने के लिए गिवन थे कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर कितने कार्बन लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने मिस करी है, पेपर में तुम भी मिस कर सकते हो। 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 बन रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 2 कार्बन है, तो इससे ये पता चल रहा है 2 कार्बन है, तो ये पूरी रिएक्शन हमने सही लिखी है, बट आपको ये इग्नोर नहीं करना। 2 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास 2 कार्बन थे, तो हमने सही इसको किया है, आप एक बार इस रिएक्शन को देख लेना। अब वो कह रहा है इन अ फ्लावर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर जर्म सेल। जर्म सेल बेटा क्या होता है, स्पर्म और एग होते हैं ह्यूमन बीइंग में। फ्लावर के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन मेल पोलन ग्रेन हो गया, तो पोलन ग्रेन कौन बनाता है, एंथर बनाता है, एंथर बनाता है, और जो एग है वो कौन बनाती है, ओवरी। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बेटा, जो जर्म सेल है वो क्या है, पोलन ग्रेन है ना, जैसे हमारे अंदर मेल जर्म सेल विल बी प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, फ्लावर के अंदर मेल जर्म सेल जो कि पोलन ग्रेन है विल बी प्रोड्यूस बाय द एंथर। नेक्स्ट वन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट क्या होता है बेटा, बेसिक सोल्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस से बने और वीक एसिड से बने, याद रखेंगे। एसिडिक सोल्ट क्या होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने, वीक बेस से बने। बेसिक सोल्ट किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस है कहीं पे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सोल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज अ बेसिक सोल्ट, वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा सोडियम कार्बोनेट निकाल के देख लो, ऑप्शन में क्यों गड़बड़ी लग रही है, Na2CO3। अच्छा ये सोल्ट है Na2CO3, बेसिकली ये जो सोल्ट है इसके अंदर अगर मैं वाटर मिलाता हूं तो NaOH और H2CO3 बनता है। हाँ यहाँ पे बेटा गलत दे रखा, यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, आना चाहिए किसी में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मेरे को नहीं, अच्छा दिख रहा है मेरे को ही नहीं दिख रहा, डी ऑप्शन आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने एक बार भी देखे नहीं थे, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं होता स्लाइड प्रिपेयर करके कि एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करें और मैं रट्टे लगा के आऊं। यहाँ पे हम साथ साथ सीख रहे हैं, आप भी साथ साथ देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा और कैसे आएगा, उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं बोलता रहूं फर्स्ट का ए है बी है तो आप समझ नहीं पाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट टूथ इनेमल। बेटा कैल्शियम फॉस्फेट ना बेसिक होता है, याद रखना, तभी वो टीथ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट पे क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं बेटा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट अगर आप निकाल भी लोगे इसके कंपोनेंट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड। फटाफट, स्क्रोटम सैक के अंदर बेटा क्यों रखते हैं, बेटा मेल के जो टेस्टिस स्क्रोटम सैक में होता है क्योंकि स्पर्म इजीली बन सके, क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है स्क्रोटम सैक में, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। नोट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन ऑफ टेस्टिस कौन सा नहीं है, जर्म सेल तो बनाता है भाई, सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी करता है। प्लेसेंटा और एस्ट्रोजन, बेटा तो फीमेल वाला ये मेल में कहां से घुसा दिया, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो इसके फंक्शन नहीं है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी, ओवरी के अंदर, और बेसिकली देखा जाए बेटा क्या हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। बट 11th 12th में पढ़ते हो ओव्यूल के अंदर होती है, बेसिकली आप लिख दो स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर भी अगर आप लिख दोगे तो चल जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिलता है जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। तो आप एम्ब्रियो लिख दो, जाइगोट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एक डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम यही वाला है, इसको साफ साफ बनाना आपको आना चाहिए। एक गलती हम करते हैं, जब आपके पास डायग्राम बनेगा बेटा, स्टिग्मा पतली बनेगी, मतलब फ्लैट बनेगी, स्टाइल पतली बनेगी और ओवरी चौड़ी बनेगी। इसके ऊपर एक पोलन ग्रेन दिखा देना, उसमें से पोलन ट्यूब जाके
इसमें घुस रही है नीचे ओव्यूल में। तो ये डायग्राम काफी बार तुमने कर रखा है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम इसमें पूछा हुआ है। चलो उसके बाद वो कह रहा है एक रे एंटर हो रही है मीडियम ए से मीडियम बी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये लाइट यहां से गई, जाने के बाद सीधा जाना चाहिए था ना, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई? बिल्कुल हुई। अगर कोई लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ मीडियम ए रेयर है और मीडियम बी डेंसर है, तभी तो ये बेंड हुई नॉर्मल की तरफ। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मीडियम ए में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए कम होगी, सॉरी रेयरर है ना, रेयरर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी क्या होगी? कम। मतलब ये बातें हमें दिमाग में क्लियर करनी है। अब वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। देखो यहां पर लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। सोच के देखो, ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, सोच के देखो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए ज्यादा है बी से, अगर ए की वैल्यू ज्यादा, मान लो ए है 500 सपोज और बी है 300, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक से ज्यादा आएगी ना बेटा। जब ऊपर वाला जो फैक्टर है ये ज्यादा है और नीचे वाला कम है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? इट वुड बी ग्रेटर देन यूनिटी, सो आंसर वुड बी ग्रेटर देन यूनिटी। वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लेना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड? बेटा अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये तो बेचारा सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द आंसर। फर्स्ट एंड second and fourth will be the answer. So unsaturated second and fourth will be the answer. How would you bring about the following conversion? Name the process. Ethanol to ethene. चलो इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट कर दे, CH3 CH2 OH2। अगर मुझे इथीन में कन्वर्ट करना है तो बेटा सिंपल सी बात है, 443 पे H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर देंगे। रिएक्शन का नेम डिहाइड्रेशन। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल कैसे पता है तुम्हें? दिस इज प्रोपेनॉल CH3 CH2OH, प्रोपेनॉइक एसिड CH3 CH2 COOH। कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन कर दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, KMnO4 डाल दो या K2Cr2O7 डाल दो। देन अच्छा यही दोनों पूछे थे, राइट डाउन द रिएक्शन, हो जाएगा ये। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। फॉर मेकिंग केक्स बेकिंग पाउडर इज टेकन। वो मदर कह रही है भी मैं तो बेकिंग सोडा यूज करूंगी, टेस्ट कैसे चेंज होगा? बेटा याद रखना, अगर खाली बेकिंग सोडा यूज हो रहा है तो बेकिंग सोडा हीट होने के बाद Na2CO3 बना देगा, और Na2CO3 होता है बीटर। Na2CO3 क्या होता है? टेस्ट में बीटर होता है, तो वो केक को कड़वा कर देता है। तो इसलिए या तो सजेशन ये है कि आप बेकिंग पाउडर साथ में यूज करो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने बेकिंग पाउडर साथ में यूज नहीं करना तो आप टार्ट्रिक एसिड यूज कर लो, क्योंकि बेटा जो कड़वाहट है ये बेस के कारण है ना, तो ये टार्ट्रिक एसिड उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर मैंने कंबाइन यहाँ पे लिख दिया, आप आराम आराम से देख लेना किस पार्ट का क्या आंसर है। अ जाइगोट हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम अ फादर। बेटा वो कह रहा है कि एक जाइगोट है, उसको फादर से एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है। अगर फादर से बेटा एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है तो मदर बेचारी तो एक्स ही दे सकती है ना, तो वो लड़की होगी, इट वुड बी अ गर्ल। क्लियर? तो जो मदर है उससे तो एक्स ही मिलेगा, वो कह रहा फादर से इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला तो कॉम्बिनेशन XX बनेगा, है ना। तो रिंका और रिंकी में से रिंकी पैदा होगी, रिंका पैदा नहीं होगा, बिकॉज XX गिव राइज टू अ गर्ल चाइल्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर, और एग्जांपल भी देना। बेटा इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं नेचर से। तो मैंने डिफरेंस काफी बार बताया हुआ है, एग्जांपल देना। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्यों इनहेरिट नहीं होते? बेटा कॉमन सेंस की बात है, क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर का कोई रिलेशन हमारे DNA से होता है? आपने पियानो बजाना सीखा, क्या पियानो ने आपके DNA में कुछ चेंज लिया? नहीं ना। आपने गिटार बजाना सीखा, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना, आपने रनिंग की स्पीड अपनी बढ़ा ली, आपने जिम्नास्टिक सीख ली। बेटा ये सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे किन सेल से रिलेटेड होते हैं? ये हमारे बेसिकली सोमेटिक सेल से रिलेटेड होते हैं, मतलब DNA से कोई रिलेशन इनका नहीं होता। कई बच्चे सोमेटिक और जर्म सेल भी पूछ रहे रहते हैं। बेटा हमारी बॉडी के स्पर्म और एग सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स होते हैं। लीवर सेल, किडनी सेल, हार्ट सेल, स्किन सेल, हेयर सेल, आई सेल, ये सब सोमेटिक सेल्स हैं। जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं स्पर्म सेल, एग सेल, होते हैं जर्म सेल। वो कह रहा है पेंसिल को डिप कर दिया वाटर में, वो बेंड हो रही है, will the pencil appears to be bent to the same extent? वो कह रहा पानी में तो पेंसिल बेंड होती है तुम्हें पता है, बट अगर मैं इसको मिट्टी के तेल में बेंड करवाऊं क्या वो सेम बेंड होगी? नो।
क्या वो सेम बेंड होगी? बिल्कुल भी नहीं बेटा। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। क्या पानी और मिट्टी के तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगी? अलग होगी। रिफ्रैक्शन भी क्या होगी? अलग होगी। और अगर रिफ्रैक्शन अलग होगी तो इसका मतलब क्या है? इनका बेंडिंग एंगल भी क्या होगा? अलग। तो इसमें आप रीजन लिखोगे बिकॉज हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो बेंडिंग एंगल भी अलग, और अगर बेंडिंग एंगल अलग तो इसका मतलब जो हमारे पास इमेज बन के आएगी, जो बेंड होने का एक्सटेंट है वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। बेटा कोशिश करी है 1 घंटे के अंदर तुम्हें 54 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो थोड़े बेसिक लेवल के थे। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने हैं, जिनमें से एग्जाम में बेटा आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो डेफिनेटली आई विल शेयर दिस। क्लियर? तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगी है स्लाइड्स बनाने में फिर एक्सप्लेन करने में, तो वीडियो को लाइक करो बेटा, अपने एक फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड लक, पढ़ ले भाई। और लास्ट इंफॉर्मेशन, 4 दिन की बेटा तुम्हारी टेंशन मेरी है। जैसे जैसे बोलूंगा, जो जो वीडियो लेक्चर, जो कंटेंट इस चैनल पर आएगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पेपर बहुत आसान लगने वाला है। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।